गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 30 दिसंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया? इसका जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कावेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने जा रही है? इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। पार्कर सोलर प्रोब ऐतिहासिक रूप से सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। यह किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा नासा। किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की? तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2024 में कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर के धन प्रेषण के साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। हाल ही में किस देश ने नए स्टेल्थ फाइबर जेट J-36 का अनावरण किया? इसका जवाब हो जाएगा जापान। जापान नहीं, इसका जवाब हो जाएगा चाइना। ठीक है, यहाँ पर चाइना होगा, चीन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डोपिंग रोधी जांच शुरू की? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो यहाँ पर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए। तो पुष्पक भट्टाचार्य जो कि आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं, इस समिति में 8 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में एआई को सेफ और एथिकल रूप से लागू करने के लिए गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की सिफारिश करना, जिससे एआई का उपयोग हो सके, जिससे ग्राहकों का विश्वास बना रहे, डाटा सुरक्षित रहे, वित्तीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नुकसान या अन्याय ना हो। तो इसका मुख्य पर्पज़ यही है। आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1949 में। 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 26वें बन गए हैं संजय मल्होत्रा। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो यहाँ पर 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड मालिकों को संपत्ति कार्ड यहाँ पर प्रदान किए गया। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। अभी यह योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह से ये इन राज्यों में लागू है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी संपत्ति किसी का, मान लीजिए कोई पट्टा वगैरह गांव में पाया है, तो उसका जो है पूरी तरह से उसके पास उसका दस्तावेज होना चाहिए, उसके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। नहीं तो उसके नाम ज़मीन नहीं होने के कारण वहाँ पर जो बाहुबली होते हैं उनका ज़मीन को हड़प लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सरकार ने पीएम स्वामित्व योजना चलाई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को
जो उसमें निवास कर रहा है ज़मीन पर, उसका यदि अधिकार है तो उसके नाम पर पट्टा और उसके नाम पर दस्तावेज होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किया गया इस अवसर पर। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा 403, विधान परिषद 100 सीटों की संख्या, यहाँ पर संख्या 100 है। करंट अफेयर की बात की जाए तो राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी की आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षक बनने का गौरव हासिल किया। अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या बना। देश की पहली गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क लखनऊ और हरदोई में बनाए जाएंगे। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जो कि 33वां हाथी रिजर्व बनेगा। और 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का निर्णय लिया है। एशियाई किंग वल्चर यानी गिद्ध के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। ये सभी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो प्रगति बैठक की 45वें संस्करण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका जवाब हो जाएगा रूस। तो 15 दिसंबर को 2 रूसी टैंकर तूफान की चपेट में आ गए, जिसके कारण से एक टैंकर 2 हिस्सों में बंट गया और दूसरा फंस गया। तो इसमें जो है यहाँ पर ब्लैक सी में के तटों पर जो है पूरा तेल का विस्तार हो गया है, जिससे जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ब्लैक सागर का, वो प्रभावित हुआ है। इसका पर्यावरणीय प्रभाव है कि काला सागर तट पर कम से कम 2 लाख टन मिट्टी ईंधन तेल से जो है प्रदूषित हो गई है। इस रिसाव से समुद्री तटीय पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रूस ने आपातकाल की घोषणा की है। तो ये है ब्लैक सी। इसके यहाँ पर देखिए इस साइड में रसिया है और ये है अजोब सागर। ठीक है, और ये यूक्रेन है, रोमानिया इधर है और ये बुल्गारिया है और ये टर्की है। तो यहाँ पर रूस के जो है 2 टैंकर जो है यहीं सागर के तट पर इनको वहाँ पर उसमें आपस में टकरा गए और तेल जो है उसका यहाँ पर तटों पर फैल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है और रूस ने यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया है। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पर मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। करंट अफेयर की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन जो है कजान में किया गया था रूस में। भारत रूस से समझौते जो हुए हैं S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए समझौते हुए हैं। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन का सैन्य खर्च का रिकॉर्ड बनाया है रूस ने। और रूस ने अभी mRNA कैंसर वैक्सीन बनाई है, जिसे 2025 में या मुफ्त में प्रदान करेगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर हरियाणा स्टेलर्स ने जीत लिया है पुनेरी पल्टन को हरा करके। पिछली बार 10वें सीजन की जो है खिताब जीता था पुनेरी पल्टन ने, इस बार जीता है हरियाणा स्टेलर्स ने। ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज के जरिए देख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए राज्य उत्सव के रूप में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। करंट अफेयर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने की पहल आंध्र समुदाय प्रबंध प्राकृतिक खेती मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। 19 जनवरी 2024 को वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना है जो कि शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो यहाँ पर ओसाकू सुजुकी, इनका जो है अभी निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में, और ये जो है इनका नाम है ओसाकू सुजुकी। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जापान के रहने वाले थे। तो 27 दिसंबर 2024 को सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लगभग 40 वर्षों तक इस कंपनी की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी। उन्हें 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफार्म लॉन्च किया? तो यहाँ पर गुजरात ने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफार्म। तो इसका स्वर का मतलब होता है स्पीच रिटन एनालिसिस रिसोर्स। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसे लॉन्च किया है। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर किया गया। इसके तहत नागरिकों को अपना संदेश लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह बोलेंगे और मैसेज टाइप हो जाएगा। ऐसी तकनीकी प्रगति राज्य सरकार को निवारण और फीडबैक तंत्र को सुधार करने में मदद करेगी। तो इसका जो है यही उद्देश्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सूचना को मैसेज को डालना चाहता है या फिर लेटर लिखना चाहता है तो वह मैसेज को टाइप करेगा और वो जो है बोलेगा और वो मैसेज अपने आप टाइप हो जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का लोक नृत्य है गरबा। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात में। करंट अफेयर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर को शीर्ष पर रखा है, जो कि इसके साथ साथ इंदौर भी है। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा आवास होगा, जो कि पहला वाला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रो सेमीकंडक्टर असेंबली गुजरात में ऐसे स्थापित करेगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको गुजरात से याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल में। तो एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल मनाया जाएगा 18वां नंबर का नेपाल में। तो नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेला। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही नेपाल में मनाया गया। 19 सितंबर को नेपाल अपना संविधान दिवस मनाता है। तिहार उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। जीतीय त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। अशोक राज सिंगडेल नेपाल के सेना अध्यक्ष के पद की शपथ ली है। सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है नेपाल। नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया यहाँ पर। काठमांडू नेपाल में भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेपाल जो है भारत जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और अभी सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास नेपाल में आयोजित की गई भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 2024 फिडे महिलाओं की रैपिड चैंपियनशिप जीती? तो यहाँ पर कुनोरू हम्पी ने जीती है रैपिड चैंपियनशिप। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह
का गौरव हासिल किया? तो यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन जो है इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचते हुए दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। बात करते हैं बछेंद्री पाल की। तो वह 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल द्वारा लिखित पुस्तक एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप है। ठीक है, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।